हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सही हैं? आप लोग कुशल से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर फिजिक्स का है, ये विद्युत, इसके बारे में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर को मैंने उठाया है पहली क्लास से। विद्युत, तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है विद्युत धारा, इसको हम कैसे परिभाषा लिखेंगे। तो किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। बस इसी तरह को परिभाषा इसका लिखना है। क्या लिखेंगे? किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित विद्युत आवेश, यानी स्पेशली इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, इसको हम इस तरह से परिभाषा लिखेंगे। अब आता है कि विद्युत धारा को हम किससे लिखते हैं? इसको हम I से निरूपित करते हैं। I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। Q यहाँ पर है आपका आवेश और टाइम कहते हैं समय, ठीक। और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसको शॉर्ट में A लिखते हैं, ठीक है। और इसके दो छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे एक होता है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ये दोनों इसके छोटे मात्रक हैं। जिस तरह से आप जानते होंगे कि किलो होता है, फिर ग्राम होता है, सेंटीग्राम होता है, तो ये ग्राम सेंटीग्राम क्या है? ये छोटे छोटे मात्रक हैं। इसी तरह से इसमें मेन मात्रक इसका है एम्पियर, और दो छोटे मात्रक भी होते हैं, एक होता है मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर से भी छोटा होता है माइक्रो एम्पियर, ठीक। अब इसको हम विद्युत धारा को हम आमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। और आमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में परिपथ से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा के संबंध में आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है, ठीक। बस इसके बाद आता है विभवांतर। अब आप लोगों का विभवांतर किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसे होता है कि विभवांतर को हम कैसे परिभाषित करेंगे। विभवांतर का परिभाषा हम इस तरह से करते हैं कि जब किसी, देखिए विभवांतर जब किसी इकाई धन आवेश को एक जगह से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं PD। P मतलब होता है पोटेंशियल
डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है W अपॉन Q। W हो गया आपका कार्य और Q हो गया आवेश, ठीक। ये और इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। ये और इसको हम किससे नापते हैं? इसको हम वोल्ट मीटर यंत्र से मापते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो विभवांतर के संबंध में आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है, ये सफिशिएंट है कि विभवांतर की परिभाषा कैसे लिखेंगे और विभवांतर का ये फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है और इसको किस यंत्र से हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। और वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हम परिपथ में किस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब ये दोनों समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस अध्याय का, उसका नाम है ओम का नियम। आप लोगों ने सुना होगा या उसमें पढ़ाए होंगे, वो है क्या? ओम का नियम। ओम का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछते ही हैं, इसीलिए सबको याद रखना चाहिए। और बड़ा ही आसान है, इसको हम इस तरह से परिभाषा लिखते हैं, किसी निश्चित तापमान पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, ये कितना सिंपल इसका परिभाषा है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। किसी निश्चित तापमान पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती शब्द आप लोग पिछले क्लास में भी जानते होंगे, कोई नई बात नहीं है। समानुपाती किसको कहते हैं? कहता है कि अगर तापमान निश्चित हो, अगर बदलता नहीं हो, तो किसी भी चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब होता है कि जिस आधार पर विभवांतर को हम बदलेंगे उसी तरह से विद्युत धारा का भी मान बदलेगा। समझ रहे हैं? तो ये हो गया ओम का नियम। इसको हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, डिराइव करते हैं, उसमें ऐसे लिखते हैं, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार ऐसे लिख सकते हैं, नियमानुसार V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V इक्वल टू RI, V अपॉन I इक्वल टू R। ये जहां पर R क्या है? R एक स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इसका व्याख्या। तो ओम का नियम आप लोग वाली बात समझ गए, ओम का नियम क्या है और इसके द्वारा क्या फॉर्मूला डिराइव होता है, कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है, ये हमने देख लिया। ये व्यंजक आता है और इसी व्यंजक का उपयोग आप लोगों को न्यूमेरिकल में हमें करना है, जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे। एक तरह से एक फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। अब इसी के साथ साथ अब इसका पूछता है कि V और I के बीच ग्राफ बनाओ। तो V और I के बीच देखिए कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, आप लोगों को भी सीखना चाहिए, बनाने के लिए पूछ देता है पेपरों में, तो आपको बताना पड़ेगा कि V और I के बीच कैसे ग्राफ बनाते हैं। V एंड I के बीच ग्राफ बनानी है। इसके लिए क्या करना है आपको? ऐसे एक लाइन खींचनी है सीधी, एक ऐसे खींचना है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर लिखना है I, यहाँ लिखना है V, और यहाँ लिखिए 0
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। यहाँ पर 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10 इस तरह से बना के फिर ऐसे करके आपको इसका एक ग्राफ बनाना है जो एक सीधी लाइन जाएगी। ये हो गया VI ग्राफ। ये VI ग्राफ आपको बना देना है पेपर पर, पेन से ही बना दीजिए, पेंसिल से बना लो या आपकी इस तरह से आपको यहाँ पर I लिखना है, यहाँ V लिखना है और इसके बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम एक तरह से ये सीधी लाइन, तो ये दर्शाता है कि माने इसका जो है ये विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है। माने जिस तरह से विद्युत धारा बढ़ता है तो उसी अकॉर्डिंग से विभवांतर भी चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम, अब मैंने अभी आपको उपयोग करके बताया प्रतिरोध। अब ये समझिए कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध बड़ा ही सिंपल टर्म है। प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, वैसे हम समझ सकते हैं रुकावट। आप लोग जानते होंगे कि जब रोड पर हम चलते हैं तो जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर बना होता है। वो क्या होता है कि वो हमारे स्पीड को रोकता है, तोड़ता है। हम बड़े स्पीड में जाते हैं तो हमको स्पीड को स्लो करना पड़ता है, तो एक तरह से अवरोध है। तो इसी तरह से प्रतिरोध भी एक अवरोध होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में रुकावट डालती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालती है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसे हम R से निरूपित करते हैं। देखिए R जब भी लिखा देखेंगे तो आप समझ जाना कि R मतलब प्रतिरोध है। अब सवाल उठता है कि R प्रतिरोध तो समझ गए, इसका SI मात्रक होता है ओम। इसका सिंबल है ये, ऐसे इस सिंबल से आपको देखेंगे आप बुक में भी कई जगह सवाल में इस तरह से सिंबल रहेगा, तो आप समझ जाना कि ये ओम है। ठीक है, SI मात्रक इसका क्या होता है, ओम होता है। अब आता है कि ये प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, माने किस तरह से ये प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो इसके मुख्य रूप से 4 कारक होते हैं। वो 4 कारक कौन से हैं, आप देखिए, ये 4 कारक हैं प्रतिरोध, चार कारकों पर निर्भर करता है। अब ये 4 कारक कौन कौन से हैं, पहला फर्स्ट है चालक की लंबाई, ठीक है, लंबाई पर। दूसरा है अनुप्रस्थ काट पर। और तीसरा है चालक की प्रकृति पर। और चौथा है तापमान पर। वैसे आपके बुक में केवल ये 3 ही दे रखा है, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर और चालक की प्रकृति पर। ये तापमान पर भी होता है, लेकिन आपके बुक में इसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन ये भी होता है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि चलो ध्यान में ये भी रहे। अब आता है कि चालक की लंबाई पर कैसे करता है। तो किसी भी चालक में प्रतिरोध उसके लंबाई का समानुपाती होता है, मतलब R प्रोपोर्शनल टू L मीन्स लेंथ। ऑब्वियसली अगर चालक का लंबाई हम डबल करेंगे तो प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा।
चालक के लंबाई को आधा करेंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। समानुपाती का मतलब होता है कि जिस तरह से एक को बदलेंगे उसी तरह से उसका दूसरा टर्म बदलेगा। अगर ये चालक की लंबाई को डबल करेंगे तो प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा। चालक की लंबाई को हाफ करेंगे, आधा कर देंगे, तो प्रतिरोध भी पहले से आधा हो जाएगा। ठीक। अब आता है अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है मोटाई। अब ये देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, मार्कर है, इतनी मोटी है, तो इसका अनुप्रस्थ काट जो है मोटाई ज्यादा है। अगर इससे पतला ले लेंगे तो वो पतला हो जाएगा। इसकी अनुप्रस्थ काट ये होती है, इसका ये मोटाई है ये। ठीक। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका कुछ भी एरिया होगा, जो भी एरिया है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, अनुप्रस्थ काट पर चालक का प्रतिरोध तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा। मतलब अगर इसका ये मोटा वायर होगा, मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर पतला होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा रिलेशन। ठीक है, समझ रहे हैं ना? उल्टा रिलेशन होता है कि अगर ये पतला होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। पतला का मतलब एरिया कम हुआ, इसका अनुप्रस्थ काट की मोटाई कम है तो एरिया इसका कम होगा, तो कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब आ जाइए चालक के प्रकृति पर। अब कहता है कि चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये क्या है? चालक का प्रकृति का मतलब है कि मान लो यही है, ये वायर है, सेम इसी लेंथ का, इसी मोटाई का, एक अल्युमिनियम का वायर है और एक कॉपर का वायर है। ठीक है, तो जब इसका लेंथ बराबर है, मोटाई भी बराबर है, सेम है, खाली अंतर क्या है कि एक अल्युमिनियम है और एक कॉपर है। तो जब लेंथ इक्वल है और मोटाई भी इक्वल है तो सेम प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों के प्रतिरोध में अंतर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें चालक की प्रकृति अलग अलग है, एक अल्युमिनियम है, एक कॉपर है। तो इसीलिए ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा चालक किस धातु का है, उस धातु के ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है। अब तापमान पर कहते हैं कि अगर तापमान को आप स्थिर रखेंगे तभी इसका हम ये प्रतिरोध को हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर चालक का तापमान बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। इसमें भी समानुपाती ही होता है तापमान में, मतलब R प्रोपोर्शनल टू T। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को अगर कम करेंगे तो प्रतिरोध उसी हिसाब से कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित ये चार बातों पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, और इसके बेस पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं पेपरों में। आपको पूछ देंगे कि एक कॉपर वायर है जिसका लंबाई 1 मीटर है और उसकी मोटाई जो भी है माने है 1 मीटर है। पूछेगा कि अगर उस तार की लंबाई को 2 मीटर कर दें तो उसकी प्रतिरोध किस तरह से बदलेगा? तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि अगर लंबाई को डबल कर दिया तो प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा पहले से, अगर लंबाई को आधा कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम आप लोगों को प्रतिरोध के 4 कारक होते हैं जिस पर ये प्रतिरोध निर्भर करता है वो हमने बताया। ठीक है, अब साथ में एक चीज और बता देता हूँ कि एक सवाल बहुत जगह आपको प्रयोग करना होगा, विद्युत परिपथ। क्या करना पड़ेगा? विद्युत परिपथ। ये विद्युत परिपथ का बहुत ही उपयोग इसमें मिलेगा आपको, तो समझ में आता है कि विद्युत परिपथ क्या है। तो इसको हम परिभाषा इस तरह से लिखते हैं, विद्युत आवेश के निरंतर प्रवाह
प्रवाह होने वाले पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये इसको एक डायग्राम के साथ भी आपको दिखाना पड़ेगा कि विद्युत परिपथ का एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाओ, पेपर में पूछ देता है तो बड़ा आसान है, इसको आसानी से आप इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे बना देना है, ऐसे ये हमारा हो गया बैटरी, प्लस माइनस, यहाँ के हो गया, यहाँ आपका एम्पियर हो गया, और इधर आके दिखा देना है यहाँ पे V, ठीक है। और यहाँ जैसे एक प्रतिरोध है, एक बल्ब, ऐसे आप दिखा दो, बल्ब दिखा कैसे कर सकते हो, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो कि कैसे ये होता है। ये विद्युत परिपथ का सर्किट डायग्राम कहते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ तक करा दिया। अब अगले क्लास में आपको हम एक इसका टर्म है प्रतिरोधकता, अब उस टॉपिक से हम कराएंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गई होगी, और अगर इतनी बात आप याद रखते हो तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी से रिलेटेड यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक जरूर करो, और अपने दोस्तों के बीच जरूर इसको शेयर करो, तो वो लोग भी देखें, समझ में आएगा। और फिर हम इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं। ओके।